हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस को कौन कौन सी चीजें प्रमोट कर रही हैं और कौन कौन सी उसको इनहिबिट कर रही हैं। ठीक है, इसको रेगुलेट करना है ना साइकिल को, वो देखना है हमने। अब देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस की हम कर रहे हैं रेगुलेशन। ठीक है, अब इस रेगुलेशन में हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ना इसकी रेगुलेशन 4 चीजों की बेसिस पे करनी है। सबसे पहली चीज उसमें आनी है हमारा ग्लूकागॉन। मैं अब स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन की एक बात आपने याद रखनी है कि इसने जो भी काम कराना है, किसी भी एंजाइम को इनहिबिट कराना है या उसको एक्टिवेट कराना है, इसने ना आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस के फेवर में ही जाना है। जो भी काम करा रहे हैं ना, इसके हम काम डिस्कस करते हैं अभी, लेकिन एक बात याद रख लो, साइड पे लिख लो कि ग्लूकागॉन ने हर सूरत में आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को फेवर ही करना है। ठीक है, ये भी एक बात लिख लो। उसके बाद हम दूसरी चीज पे जाते हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। दूसरी चीज हमारी कौन सी है, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। सबस्ट्रेट ऑब्वियसली अगर सबस्ट्रेट हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमें ऑब्वियसली ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगी। ठीक है, सबस्ट्रेट किसी भी रिएक्शन के अगर अवेलेबल होते हैं तो वो यही चाहते हैं ना कि हमें कन्वर्ट कर दिया जाए, उस रिएक्शन परफॉर्म हो जाए। तो इसलिए ये भी जो होंगे सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी भी, ये भी फेवर करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज पे जाते हैं हम। ठीक है, तीसरी चीज क्या है हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया इस चैप्टर के शुरू में ही, जब हमने पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की हमने रेगुलेशन की थी, तब मैंने आपको बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था, याद आया है? तो उसके इसीलिए इसको भी हम कहेंगे कि ये भी फेवर ही करेगा आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, उसके बाद हम जा रहे हैं अपनी चौथी चीज पे। चौथी चीज है आपकी एएमपी। एएमपी का हमने पढ़ा कि एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट है, और जबकि हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली ये पहला इनहिबिटर आ गया हमारे पास, इसने इनहिबिट कर देना है। ठीक है, ये हमारा आखिरी रेगुलेटरी जिसे कह सकते हैं कि रेगुलेटरी सब्सटेंस है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हर चारों को बारी बारी। ठीक है, सबसे पहले रेगुलेशन में हम ग्लूकागॉन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन जो होता है ना वो 3 तरह से रेगुलेशन करता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन आती है, पहले वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरी इसकी कोवेलेंट रेगुलेशन आती है, मॉडिफिकेशन। तीसरी हमारी आती है इंडक्शन कराता है ये एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इनको बारी बारी डिस्कस करना है। ठीक है, ग्लूकागॉन की सबसे पहले एलोस्टेरिक अगर हम रेगुलेशन देखें, देखना आप, एलोस्टेरिक रेगुलेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लूकागॉन की। ठीक है, इसके अंदर हमने देखना ये है कि ग्लूकागॉन जो होता है ना वो क्या करता है आपके, मैंने आपको अभी जो पूरा पाथवे बना के दिखाया था ग्लूकागॉन का, उसमें ये क्या कर रहा था, आपका जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बना हुआ था उसको तोड़ के कन्वर्ट करा था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अभी मैंने अभी की बात है, अभी मैंने आपको सारी कहानी बना के दिखाई है कि ये कैसे कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा था इसने, जो है वो 2,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ना शुरू कर देना है लिवर के अंदर, और जब ये तोड़ देगा तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगर बचेगा ही नहीं तो ये ग्लाइकोलिसिस को कैसे सपोर्ट करेगा। यही वो चीज थी, आपको मैं याद कराती चलूं ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप। तो मैंने आपको बताया था फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आपकी ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम के ऊपर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था। अब जब यही बनना खत्म हो गया है या इसने जो बना भी हुआ था उसकी भी डिग्रेडेशन हो गई है, तो आपकी ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम कैसे चल सकता है, नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसने PFK1 की इनहिबिशन में रोल प्ले करना है, और उसके अलावा इसने जो आपका फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंजाइम जो था ये नेगेटिव रोल किस पे प्ले कर रहा था, आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम पे। ठीक है, उसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था ना। अब अगर ये खत्म हो जाएगा तो ये वाला तो एक्टिव हो गया ना आपका एंजाइम, जो कि आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम था। ठीक है, इसी तरह अगर इसका इन शॉर्ट अगर हम बात करें इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन की, तो अगर ग्लूकागॉन ज्यादा होगा तो इसने क्या करना है, आपके पास फ्रक्टोज 2,6
फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज को कम कर देना है, उसको तोड़ देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाएगा और आपका दूसरा एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस वाला था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 वो हो जाएगा इनएक्टिव। इसका मतलब आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गई इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन। दूसरी हम रेगुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेगुलेशन। ठीक है, सॉरी, इसको हम कोवेलेंट रेगुलेशन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। कोवेलेंट रेगुलेशन में क्या होगा, ये जो आपका ग्लूकागॉन है ये क्या करेगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाले पाथवे में इन्वॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसने आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करना है। उसमें इसने CAMP बढ़ा दिया था। ठीक है, CAMP बढ़ाया तो प्रोटीन काइनेज 1A एक्टिव हो गया था। ठीक है, उसने क्या करना है, आपका एंजाइम जो था, ठीक है, वो वाला पायरुवेट काइनेज, आपको अगर याद करते चलो अपनी पिछली ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट काइनेज की अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाए, हमने उसकी रेगुलेशन में पढ़ा था, अगर उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो वो इनएक्टिव हो जाता है। अब इस ग्लूकागॉन ने यही काम करना है, इस पायरुवेट काइनेज को फॉस्फोराइलेट करके उसको इनएक्टिव कर देना है। ठीक है, और ये पायरुवेट जो आपका काइनेज था, अब इन शॉर्ट इस ग्लूकागॉन ने क्या किया, आपके पायरुवेट काइनेज की करा दी है फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हुई तो ऑब्वियसली ये एंजाइम ही नहीं काम करेगा, तो पेप की जो कन्वर्जन थी इनटू पायरुवेट वो तो होगी नहीं, और ये पेप आपका साबित सालम आपको वापस मिल जाएगा। आपको 4 स्टेप लगा के इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पेप वैसे ही बच गया है हमारा। ठीक है, और ये पेप अपने रिवर्सिबल स्टेप में वापस पीछे पलट सकता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपका जो है ना पेप की डिलीवरिंग के लिए, ठीक है, उसका पाथवे डाइवर्ट करने में, पेप की कन्वर्जन पायरुवेट में रोकने के लिए आपके ग्लूकागॉन ने यहाँ पे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कर दी एंजाइम की और उसकी रेगुलेशन में रोल प्ले कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज हमारी आ जाती है इंडक्शन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। उसमें क्या करना है इसने, देखना, तीसरी चीज है हमारे पास इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन में क्या होना है, इंडक्शन में होना यह है कि ग्लूकागॉन ने क्या करना है, आपका एंजाइम था ना पेप्सिके, ठीक है, पेप्सिके आपका एंजाइम था, पेप्सिके ने क्या किया था, आपके ऑक्सालोएसीटेट को कन्वर्ट किया था इनटू पेप। ठीक है, अब इस एंजाइम का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको हम कहते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है, जिसने इसकी सिंथेसिस को बढ़ाना होता है। ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है CREB, क्रैब। ठीक है, उसको हम कहते हैं CAMP, रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन होती है, क्रैब प्रोटीन होती है, वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इसने उसके सिंथेसिस को बढ़ा के ना आपकी पेप्सिके की सिंथेसिस को बढ़ा देना है। जब आपकी पेप्सिके की सिंथेसिस ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसने पेप्सिके ने क्या करना है, मजीद कन्वर्जन शुरू कर देनी है और आपके ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को प्रमोट करना है। ठीक है, एक तो ये बात होगी, और इसमें एक और बात भी मैं आपको बताती चलूं कि कॉर्टिसोल अगर जो होता है ना कॉर्टिसोल, वो भी आपकी ग्लूकोनेजेनेसिस में पॉजिटिव रोल प्ले करता है, इंक्रीज करता है आपके क्रैब का इंप्रेशन, जो अभी मैंने आपको क्रैब बताया है ना, या एंजाइम जो आपका पेप्सिके है, इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है आपका कॉर्टिसोल। लेकिन अगर इंसुलिन ज्यादा है, इंसुलिन ने इनहिबिट कर देना है, क्योंकि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, रिवर्स एक्शन करते हैं, तो इंसुलिन ने क्या करना है, इसके एक्सप्रेशन को कम कर देना है। ठीक है, ये दो बातें एक्स्ट्रा बातें, ये भी आप इस चीज को याद रख लें। नेक्स्ट हम रेगुलेशन पे जा रहे हैं, उसमें हमने रेगुलेशन में डिस्कस करना है सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, बी वाला पार्ट। ठीक है, सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास वो इन्फ्लुएंस ही करेगा। और सबस्ट्रेट इसमें क्या क्या थे अवेलेबल, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकर्सर कौन कौन से थे, ऑब्वियसली उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके अलावा जो होते हैं ना, इन्होंने क्या करना है, अगर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या करना है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे को पॉजिटिव रोल प्ले करना है, उसको इन्फ्लुएंस ही करना है ना,
और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इंसुलिन का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, इंसुलिन का लेवल बढ़ने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी वेल फेड स्टेट में, फौरन से समझ जाओ, ग्लूकागॉन ज्यादा है तो बॉडी फास्टिंग की कंडीशन में है, इंसुलिन ज्यादा है तो बॉडी वेल फेड स्टेट में है। उन्होंने कहा कि अगर इंसुलिन ज्यादा होता है तो वो आपकी वेल फेड स्टेट है। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि अगर इंसुलिन कम है, ठीक है, इंसुलिन कम है, तो इसने क्या करना है कि इसने इंसुलिन कम होने का मतलब ये है कि बॉडी फास्टिंग की कंडीशन में है। फास्टिंग की कंडीशन में है तो बॉडी की प्रोटीन्स में से ना अमीनो एसिड की मोबिलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। अमीनो एसिड्स प्रोटीन में से बाहर आना शुरू हो जाएंगे या टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी, वो मोबिलाइज करना शुरू कर देंगे। और जब मोबिलाइज करना शुरू हो जाएंगे तो वो उनकी मेटाबॉलिज्म होगी और वो आपके पास वो अमीनो एसिड, हमने स्टार्ट में जो सबस्ट्रेट पढ़े थे उसमें हमने बताया था ना, अमीनो एसिड क्या करते हैं, अल्फा कीटो एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है, इसीलिए इन्होंने ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करना है। ठीक हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करना है। और एक मिनट, जो आपके इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए आपको एटीपी चाहिए और NADH चाहिए, ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है ना ये, तो ये दोनों जो है ना ये आपके पास आएंगे कहाँ से, प्राइमरली कौन प्रोवाइड करेगा, आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड्स को तोड़ के हम ATP और NADH लेंगे, ठीक है, और आपके अमीनो एसिड जब मोबिलाइज होंगे ना तो वो आपको कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करेंगे और सारे मिल मिला के ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। तीसरी बात हमारी आ जाती है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, तीसरी बात हम करने लगे एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक्शन, ठीक है। इसमें ना थोड़ी सी फजूल बात लिखी हुई है, वो टैग वगैरह वाली बात जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जस्ट अभी आपको जब समझ आएगी वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में उसकी ऑक्सीडेशन और वो सारा कुछ, क्या ऑक्सीडेशन से कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, कैसे उसकी ऑक्सीडेशन हो के फैटी एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट, वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको तब पता चलेगा। बेसिकली ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, इसकी एलोस्टेरिक एक्टिवेशन जो होती है ना वो आपके पायरुवेट कार्बोक्सिलेज वाली ही है जो हमने पीछे पढ़ी है। आपको मैंने बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का लेवल अगर ज्यादा होगा तो उसने इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को सपोर्ट करना है, ठीक है, और अगर ये कम हो जाएगा तो बॉडी बची हुई पायरुवेट को पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, कि इसका लेवल नॉर्मल पे है, देन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नखरे वाला एंजाइम है ना तब काम करेगा, ठीक है, ये हमने तब रेगुलेशन पढ़ी थी। उसके अलावा अब ये हमने देखना ये है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब होती है ना ये क्या कहते हैं फास्टिंग की कंडीशन है तो क्या होता है कि टैग की हाइड्रोलिसिस बढ़ जाती है। आपके जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ना बॉडी के, एडिपोज टिश्यूज हैं, एडिपोज टिश्यूज में से टैग निकलना शुरू हो जाता है। टैग जब इतना ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, इसकी भी आगे से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी तो लिवर ने बेचारे ने करनी है ना, लिवर ने आगे इसको इसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसका मेटाबॉलिज्म लिवर ने करना है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है। अब जब होता यह है कि टैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लिवर के पास एबिलिटी नहीं रहती कि इसको मजीद जो है ना वो एक लिमिट तक इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, लिमिट तक ऑक्सीडाइज करने के बाद जब उसकी कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तो वो इसको कन्वर्ट करना बंद कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए अकामुलेट कर जाता है, ठीक है। ये फैटी एसिड की कन्वर्जन जो होती है ना वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में होनी शुरू हो जाती है, ये हम पढ़ेंगे उसके अंदर ना एसिटाइल कोएंजाइम ए जब हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। फैटी एसिड इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बढ़ना शुरू हो जाता है ना तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि वो दो काम कर सकता है। एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ने क्या करना है कि आपके ये जो है ना पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसके ऊपर तो वो पॉजिटिव रोल ही प्ले करेगा, लेकिन मैंने जब आपको TCA साइकिल पढ़ाया है तो TCA साइकिल में जब मैंने आपको कन्वर्जन बताई थी पायरुवेट की इनटू आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन थी, तो मैंने उसकी रेगुलेशन जब आपको कराई थी PDHC वाली, PDHC की रेगुलेशन में मैंने आपको एक इनहिबिटर बताया था जो इसका अपना ही सबस्ट्रेट था,
कि एसिटाइल कोएंजाइम में अगर बढ़ जाए तो ये अपने ही एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये वही वाली बात होगी कि प्रोडक्ट इनहिबिशन, इसमें भी ये प्रोडक्ट इनहिबिशन अप्लाई होगी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर बढ़ा हुआ है ना, तो इसने दो काम करने हैं। इसने पॉजिटिव रोल प्ले करना है आपके पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पे, और नेगेटिव रोल प्ले करना है अपने ही एंजाइम पे जिसने इसको बनाया है, PDHC के। कितना आसान फरामोश है, जिस एंजाइम ने बनाया उसी को इनहिबिट कर रहा है जाके। उसके बाद हमारे पास चौथी चीज आती है इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये 3 रेगुलेशन हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो रेगुलेशन आ रही है हमारे पास, वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन बाय AMP है। ठीक है, AMP की सदा से वही कहानी है, वही दुखड़ा वही रोना है। ठीक है, इसने क्या करना है, वही वाला काम करना है जो मैंने अभी आपको बता दिया हुआ है। AMP ने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज आपका जो एंजाइम था उसको इनहिबिट करना है। उसके अलावा क्योंकि ये आपकी ग्लूकोन्यूजेनेसिस को प्रमोट नहीं कर रहा, इट इज एन इनहिबिटर, तो यहाँ पे इसने इनहिबिट करना है। लेकिन सका है किसका बन रहा है, ये सका बन रहा है आपकी ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम कौन सा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, उसके ऊपर ये पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और आपके बिसफॉस्फेटेज के ऊपर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये वही वाली रेगुलेशन है जो पीछे हमने पढ़ ली हुई है। ठीक है, ये वही वाली, बस इतनी कहानी है हमारे पास। इन्होंने ऐसे ही रेगुलेशन जो है ना आपकी ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनेजेनेसिस की होनी है इन्हीं एंजाइम्स की बेसिस पे। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।